नीतीश कुमार रेड्डी भाई, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने सनराइजर्स हैदराबाद के जो पावर पैक हैं उनके बारे में बात किया था और उसका टाइटल दिया था कि अब की बार 300 पार। और उस 300 पार में मैंने एक इंसान का नाम नहीं लिया था, उसका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। और मैंने बात कर ली थी ट्रेविस हेड के बारे में, अभिषेक शर्मा के बारे में, हेनरी क्लासन के बारे में और ईशान किशन जो इस बार ऐड हुए हैं उनकी पोजीशन को लेकर के बात की थी। और फिर वीडियो कंक्लूड करते हुए थोड़ा 11 भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैं एनकेआर का नाम भूल गया था। और उस वीडियो में जहां पर कुछ 150 कमेंट हैं, उसमें 100 कमेंट मेरी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हाउ डे यू। बहुत लोगों ने कह दिया कि भाई तू क्या है, बेकार है, गालियां पड़ी। मतलब मैं समझ गया कि भैया बड़ी गलती हो गई है। और सोशल मीडिया पर आकर के या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर के लोगों से बात करने का बस एक यही नुकसान होता है कि अगर गलती हो गई तो आप बख्शे नहीं जाओगे। और इस वजह से मैंने वहां पर एक कमेंट पिन किया था, बोला था कि भाई जब प्लेइंग 11 की वीडियो बनाएंगे, जब बीस्ट 11 बनाऊंगा, क्योंकि ये टीम नॉर्मल टीम नहीं है, एक्चुअली में बीस्ट है। और जब वो बीस्ट 11 बनाएंगे तो जरूर बीस्ट नीतीश कुमार रेड्डी को भी मेंशन करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो जगह भी डिजर्व करते हैं। अब वो अनकैप्ड भी नहीं है जब उनको टीम में रखा गया था, या फिर आप उससे पहले बात करो तो उनकी जो छवि थी और अब जो उनकी छवि है वो काफी बदल गई है। खास करके ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टेस्ट डेब्यू करने के बाद, विराट कोहली के साथ खेलने के बाद। और विराट कोहली के साथ एक बड़ा अच्छा किस्सा है उनका, वो भी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक उनकी स्टेटमेंट जो लास्ट सीजन आई थी, उससे इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा एंड देन डायरेक्टली विल मूव टूवर्ड्स दी प्लेइंग 11। लास्ट ईयर नीतीश ने कहा था कि काफी बार ऐसा होता है कि टीम 270 मारती है और मेरा कंट्रीब्यूशन 30 रन 40 रन का होता है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप सोचो कि एक खिलाड़ी कह रहा है कि मेरा 30-40 रन का कंट्रीब्यूशन मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस टीम का वो पोर्शन बनना चाहता हूं या वो रिलायबल इंसान बनना चाहता हूं कि कभी टीम 10 रन पर 3 डाउन हो गई या 4 डाउन हो गई तो वहां पर आकर के मैं लास्ट ओवर तक मैच लेकर जाऊं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टीम ने एक खिलाड़ी को ड्रॉप किया है, उसका नाम है एडन माकरम, जिसका टेक्निकली ये काम था। एडन माकरम का लास्ट ईयर काम था आप टीम में स्टेबिलिटी लेकर आओगे, और इस बार वो काम मोस्ट प्रोबेबली आप नीतीश कुमार रेड्डी को करते हुए देखोगे। आई नो कि जब आपने बांग्लादेश के खिलाफ नीतीश को वो बढ़िया पारी खेलते हुए देखा होगा, खूब छक्के मारते हुए देखा होगा, तो आपने यही सोचा होगा कि भैया अब इसको T20 में तो परफेक्ट प्लेस मिल गया। बट रिमेंबर दिस कि वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट नहीं बल्कि लॉन्ग फॉर्मेट का भी उतना ही बढ़िया खिलाड़ी है। और इसी वजह से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट पंडित्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई रेड बॉल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या की एग्जैक्ट जो रिप्लेसमेंट कहो या उनकी जगह उनकी तरह कोई खिलाड़ी है तो वो नीतीश कुमार रेड्डी है। अब रेड्डी की अच्छी बात यह है कि वो गेयर स्विच करना बहुत अच्छे से जानता है। सो यस, आई विल डिस्कस अबाउट दिस जैसे ही मैं उनकी पोजीशन पर आऊंगा। बट प्लेइंग 11 में या बीस्ट 11 में सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो वो आएगा ट्रेविस द हेड द बीस्ट का, क्योंकि भैया ये वो खिलाड़ी है जो एक नींव रखता है और उसके बाद टीम कहीं से कहीं पहुंच जाती है। लास्ट ईयर हमने देखा कि ट्रेविस हेड ने ये बात की थी कि भैया 300 रन मारने हमें, फिर अभिषेक शर्मा ने ये बात की थी कि भैया 300 रन हमें मारने हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस सीजन ईशान किशन के आने से, अभिनव मनोहर के नीचे होने से और ऑब्वियसली नीतीश कुमार रेड्डी के होने से और हेनरी क्लासन के होने से 300 रन टच हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेविस हेड इस टीम में है जिन्होंने लास्ट ईयर काफी तबाही मचाई थी और कुछ 567 रन किए थे। ये मेंशन इसलिए मैं कर रहा हूं बिकॉज 567 में से 402 रन जो थे वो पावर प्ले में आए थे। अब आप ये सोच लो कि 567 में 402 पावर प्ले में आए हैं तो ये पावर प्ले में कितनी तबाही कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप देखोगे अभिषेक जो उनके साथ उतरते हैं, उन्होंने लास्ट ईयर 484 रन किए थे जिसमें कुछ 343 रन जो आए थे वो पावर प्ले में आए थे। अब आप सोचो 484 में 340, लगभग 70% के आसपास रन्स जो हैं वो दोनों खिलाड़ी 70-80% के आसपास रन्स जो हैं वो पावर प्ले में कर देते हैं और फिर उसके बाद वो आउट होकर चले आते हैं। हालांकि ट्रेविस हेड थोड़ा देर तक कभी कभी रुकते हैं, बट अभिषेक का तो सिंपल है भाई, पावर प्ले खत्म हुआ और फिर आप मारकर चले जाओ। और इस वजह से युवराज ने कहा भी था कि अभिषेक अगर ग्राउंडेड खेलना नहीं सीखेंगे, सिंगल्स डबल करना नहीं सीखेंगे तो फिर वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, फिर वो वही 6 ओवर के सीमित हो जाएंगे और फिर इवेंचुअली कोई बल्लेबाज आएगा जो उनसे बेहतर खेलेगा पावर प्ले को भी और उसके बाद भी, और फिर वहां पर उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिलहाल जब तक वो एसआरएच में कोई इशू नहीं है, बट टीम इंडिया में ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनके रिप्लेसमेंट यशस्वी बहुत परफेक्ट हैं। खैर इंडिया की तरफ नहीं, अभी एसआरएच की तरफ रहेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले साल पावर प्ले में इन दोनों खिलाड़ियों ने जो रन किए थे 70-80%, वो सारे के सारे पावर प्ले में आए थे और इनका स्ट्राइक रेट जो पावर प्ले में वो 200 से ऊपर का है दोनों का।
एक का 208 है ट्रेविस हेड का, एक का 202 है, विच शोज कि भैया आप ऊपर जो अटैक करोगे वो कंटिन्यू रहेगा। ईशान किशन को ऊपर वाली जगह, जो ओपनिंग वाली जगह जो है वो तो खैर नहीं मिलेगी, और मैं तो कहता हूं कि ना मिले वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? रीजन सुनो। इंडिया में इस टाइम पर ओपनिंग के लिए बहुत सारी लड़ाई है। आपको यशस्वी हैं, गिल हैं, फिर ऋतुराज हैं, मतलब संजू सैमसन, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ऊपर के लिए टॉप 2 के लिए वो प्रॉपर कंटेंडर दिख रहे हैं, और उसी में आप ईशान किशन को डाल दो, और एक दो नाम तो मैंने ही बोला नहीं है वो भी उसमें रख लो। तो फर्स्ट में या सेकंड में ईशान का होना, उनको बहुत जबरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए। बट अगर ईशान इस टीम में वन डाउन या सेकंड डाउन आकर के वो परफॉर्मेंस दे देते हैं जो वो ऊपर देते हैं, तो उनकी जगह टीम में और स्ट्रांगली बन सकती है कि भैया ये खिलाड़ी ओपन भी कर सकता है। इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में वन डाउन या सेकंड डाउन आकर के रन्स भी करके दिखा दिया, विच शोज कि ये नीचे आकर भी रन्स कर सकता है। सो मैं सच में ये कह रहा हूं कि ईशान वन डाउन आए, या फिर किसी के सिनेरियो में वो सेकंड डाउन की जरूरत पड़े, वही जो लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला हिसाब किताब सोशल मीडिया बहुत चल रहा है कि भैया तीनों लेफ्ट हैंडर हैं, बीच में हो सकता है एक राइट डाल दें। अगर ऐसा पॉसिबल होता, जो कि मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो वन डाउन और सेकंड डाउन दोनों ऐसी प्लेस है जहां पर ईशान आए, खेले और प्रूव करें कि भैया मैं ऊपर भी खेल सकता हूं, मैं नीचे भी खेल सकता हूं, वो केएल राहुल की तरह कि भैया मैं कहीं पर भी खेल सकता हूं। खैर, ईशान किशन इस टीम में उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितना इंपॉर्टेंट वो मुंबई इंडियंस में थे, क्योंकि मुंबई इंडियंस हमने देखा इवन लास्ट सीजन उनका बुरा नहीं था। लास्ट सीजन आई थिंक 140-50 के आसपास का स्ट्राइक रेट और लगभग 343 या 350 के आसपास रन किए थे उन्होंने। अब आप सोचो कि एक खिलाड़ी जो 350 के आसपास रन कर रहा है, वो लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से कर रहा है, बट आप कह रहे हो कि यार बेकार परफॉर्मेंस थी, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। ड्रॉप करने का सिंपल रीजन था कि भाई आपके पास रिटेंशन में बहुत सारे प्लेयर्स थे, आप किस किस को रिटेन करते। सो ठीक है, आपने उनको ड्रॉप कर दिया, प्लान्स आपका नहीं था दोबारा पिक करने का, वैसे भी आप सेट 5 में थे, तो एसआरएच को आप आकर के मिल गए। अब ईशान किशन एसआरएच के एक परफेक्ट प्लेस इसलिए बनते हैं बिकॉज पैट कमिंस ने कहा है कि भैया हमें अटैकिंग माइंडसेट वाला खिलाड़ी चाहिए, आपकी पूरी टीम अटैकिंग वाली है, आपने इसमें ईशान किशन को डाल दिया, एंड ही इज गोइंग टू बी दैट वन गाय जो एकदम खतरा मचा सकता है। कोई भी ऑपोजिशन हो, इसको डर नहीं लगता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये, नई बॉल हो पुरानी बॉल हो, उसको डर नहीं लगता, ये कहीं से भी अटैक करना शुरू कर सकता, और अगर जल्दी विकेट गिर रही हो तो रोकना भी इसको प्रॉपरली आता है। उसके बाद अगला नाम नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी ने हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए ये बता दिया कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूं। और विराट कोहली के साथ खेलते हुए, मतलब मैंने आपको बोला एक कहानी सुनानी उनके बारे में। विराट कोहली को लेकर के नीतीश कुमार ने जब वो छोटे थे, जब वो डोमेस्टिक खेला करते थे, उस टाइम पर अपने पापा को उन्होंने कहा था एक बार कि मैं विराट के साथ खेलना चाहता हूं इंडिया में। और अक्सर वो अपनी उम्र गिना करते थे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि विराट रिटायर भी ना हो और मैं डेब्यू भी कर जाऊं। देखो पॉसिबल हो गया, और विराट के साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो दूसरी इनिंग खेले जहां विराट ने सेंचुरी लगाई थी, वो दोनों वहां पर साथ में खेल रहे थे। सो यस, नीतीश कुमार रेड्डी दोनों रोल प्ले कर सकते हैं, वो अप द ऑर्डर भी खेल सकते हैं और वो उसके साथ साथ डाउन द ऑर्डर भी जरूरत पड़े तो खेल सकते हैं, लेकिन वो तेज और स्लो दोनों खेल सकते हैं। सो अ परफेक्ट गाय टू बी एट नंबर 4। उसके बाद ऑब्वियसली हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन जो कि आपके मैच विनिंग फिनिशर हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इनको इससे नीचे जाने की जरूरत है। मैच विनिंग फिनिशर आपको जरूरत पड़ती है तो वो इत्मीनान से रुक जाता है, और वहीं बैकफुट पर खड़े खड़े इतने लंबे लंबे छक्के मारता है कि कोई भी ओपोनेंट हो भाई वो घबरा जाती है। T20 में इस बंदे के पास 5000 रन है। अब आप सोच लो कि कितना क्लास इसके पास है, कितना एक्सपीरियंस इसके पास है। इनफैक्ट पिछले साल भी इसने 479 रन किए यार, और इसका स्ट्राइक रेट 171 का है। तो सोचो ऊपर वाले जो आ रहे हैं वो 190 200 का स्ट्राइक रेट लेकर आ रहे हैं, नीचे वाला जो है वो 171 का स्ट्राइक रेट लेकर आ रहा है। वो इस टीम को पूरा का पूरा एक बीस्ट पैक बनाकर जाता है। तो अब उसके बाद आगे जो प्लेयर्स हैं उसके लिए ऑब्वियसली मुझे एक बार लिस्ट देखनी पड़ेगी, बिकॉज इस बार अगर मैं कुछ भूल गया तो मुझे लगता है पब्लिक छोड़ेगी नहीं। खैर, जैसे मैंने कहा, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नीतीश रेड्डी। उसके बाद आप बढ़ोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गो फॉर दैट वन इंपैक्ट प्लेयर अगर आपको बल्लेबाजी में जरूरत है, या फिर आप अभिनव मनोहर तक रहोगे, क्योंकि अभिनव मनोहर ही इज अ डिसेंट बैटर, ही इज अ गुड बैटर, जिसने अभी रिसेंटली आई गेस कौन बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने अभी हाल फिलहाल में हाफ सेंचुरी ऐसा कुछ किया उन्होंने, एंड दैट टू विद अ गुड स्ट्राइक रेट। और उन्होंने इससे पहले भी जब मौके मिले, हालांकि बहुत मौके नहीं मिले पिछले साल, लेकिन जब जब मिले ही प्रूव कि ही कैन गो फॉर बिग हिट। तो मुझे लगता है अभिनव मनोहर आपको कुछ मैचेस में हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर की तरह, कुछ मैचेस में वो रेगुलर खेलते हुए भी दिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप आते हो गेंदबाजी की तरफ, सो पैट कमिंस बहुत ऑब्वियस नाम, बिकॉज लास्ट सीजन योर कैप्टन, 18 विकेट लिए थे इस बंदे ने, तो ये हर तरह से इस टीम में है, तो कोई खैर दो राय ही नहीं है। उसके साथ आते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी 2023 आईपीएल सीजन में 28 विकेट लेकर के पर्पल कैप विनर रहे थे।
इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, काफी फाइन दिख रहे हैं। अभी सैयद मुश्ताक अली ने भी अच्छा किया, अभी जो उससे पहले टेस्ट खेल रहे थे उसमें भी अच्छा किया, मतलब टेस्ट नहीं, मतलब जो अभी रणजी में वो खेल रहे थे वेस्ट बंगाल के लिए, उसमें भी उन्होंने अच्छा किया था। सो वो एक प्रॉपर इंसान है जो पैट कमिंस के साथ मिलकर के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद अगर आप जाओगे स्पिनर्स की तरफ बढ़ोगे, यू विल सी एडम जैम्पा। एडम जैम्पा एक वो खिलाड़ी है जो आपको जरूरत नहीं है कि पिच से बहुत असिस्टेंस मिल रहा हो, बिकॉज वो अपनी स्पीड वेरिएशन और लेंथ वेरिएशन से काफी बार खिलाड़ियों को परेशान कर। सो ये जरूरी नहीं है कि जब आप चेपुक जाओगे तभी जैम्पा को लेकर जाओगे। जैम्पा इज दैट वन गाय जो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मैचेस में रहेगा, और ऑब्वियसली पैट कमिंस का टीममेट है तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज भी है। सो मुझे लगता है जैम्पा विल बी देयर इन अ लॉट ऑफ मैचेस। एंड देन कम्स हर्षल पटेल। हर्षल पटेल इज अ विकेट टेकिंग बॉलर जो शायद आपको उतना लीथल ना लगता हो, लेकिन अचानक से आप देखते हो कि भैया 2021 वाले टूर्नामेंट में इन्होंने 32 विकेट्स लिए थे। अभी रिसेंट जो लास्ट सीजन वही पर्पल कैप रहे थे, कुछ 24 विकेट 2024 में उन्होंने लिया था। सो 2 बार पर्पल कैप विनर रह चुका है। सो आपके पास अब जो बॉलिंग वाला अटैक है ना, 18 विकेट पैट कमिंस ने, 28 विकेट मोहम्मद शमी ने, तो आपको एक पर्पल कैप मोहम्मद शमी हो गया। 2 बार का पर्पल कैप एक साथ चला आ रहा है हर्षल पटेल। सो जिस तरह से जीटी ने 2 ऑरेंज कैप एक साथ रखे हैं ना, पैट कमिंस और जॉस बटलर, उसी तरह से इस टीम ने 2 पर्पल कैप एक साथ रख लिया है आपको हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी। फिर ऑब्वियसली आपको एक राहुल चहर भी इस टीम में है जो कि काफी बार आपको दिखेंगे, काफी बार हो सकता है आपको ना दिखें। हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी एज अ फोर्थ पेसर आपको इस टीम में दिखें, और फिर आप एक एडम जैम्पा के साथ चले जाओ और एक इंपैक्ट प्लेयर की तरह पर किसी और खिलाड़ी को ले। इंपैक्ट प्लेयर में कुछ नाम है, जैसे सचिन बेबी हैं, अथार ताइड़े हैं, जयदेव उनतकड़ हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, सिमरजीत सिंह हैं, वो भी आपको टीम में ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर दिख सकते हैं। हो सकता है कुछ मैच के लिए एक और प्लेइंग 11 मैंने बनाई है, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आप लोग बताना अगर आपके हिसाब से वो जचती है तो। बाकी जो मैंने ऊपर डिस्कस की वही होने वाली है, थोड़ा सा उसमें चेंज किया मैंने। अभिषेक, हेड, क्लासन, ईशान ऑब्वियसली सेम रहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, राहुल चहर, शमी तक सब कुछ सेम है, लेकिन उसके बाद उनदकट या सिमरजीत को रखेंगे, और किसी जो फोर्थ आपको ओवरसीज प्लेयर है वो आएगा आपको इंपैक्ट में। एडम जैम्पा, कार्स, या फिर आपको मेंडिस। अब मेंडिस जो हम सबको जानते हैं कि भाई वो जो है कमिंदो मेंडिस, और वो एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, दोनों से गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी आपको रन ऐड करके देते हैं। सो हो सकता है एक ये भी इंटरेस्टिंग 11 है जहां पर जो इंपैक्ट प्लेयर है वो कोई फॉरनर हो, और आप अपने पेस अटैक को या बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए एक और प्लेयर डाल लो, या फिर ऑलराउंडर स्ट्रेंथन करने के लिए एक और प्लेयर डाल लो। इस टीम में कमी जो है वो सिर्फ एक है कि इसके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो लास्ट के ओवर में टी नटराजन वाला काम करके दे सके। बस यही एक कमी मुझे इस टीम में दिखती है, बाकी सारी कमी फुलफिल हो चुकी है। अब्दुल समद की जगह आपके पास अभिनव मनोहर है, आपको एडन माकरम की जगह ले लेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, इनफैक्ट बेहतर तरीके से ले लेंगे बिकॉज वो ऑलराउंडर है। माकरम भी ऑलराउंडर थे, लेकिन यहां पर ये दोनों रोल खेलते हैं, तो मुझे लगता है माकरम के परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनकर के रेडी आ जाएंगे। सो ये पूरी 11 है जिसमें 2 11 मैंने डिस्कस की है, एक में जैम्पा और जैम्पा मेंडिस मेनली, ये दो में से कोई एक आपको इंपैक्ट प्लेयर की तरह देख सकते हैं। कार्स भी देख सकते हैं, इंग्लैंड से आते हैं अभी हाल फिलहाल में, बेन स्टोक काफी तारीफ भी कर रहे थे उनकी। सो इनमें से, या फिर आपको इंडियन में से कोई, जैसे सचिन बेबी हो गया, अथार ताइड़े हो गए, जयदेव उनतकट हो गए, या फिर सिमरजीत सिंह हो गए, इनमें से कोई आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर दिख सकता है। व्हाट डू यू थिंक, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर 11 है, या आपकी क्या 11 है? मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी 11 होगी वो मेरे में से 9 प्लेयर तो सेम ही होंगे, 1-2 प्लेयर आप चेंज हो सकता है करो। सो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार ये टीम 300 पार लेकर जाएगी? क्या इस बार ये टीम, जो कि काफी पावर पैक लग रही है बैटिंग बॉलिंग दोनों से, शमी, कमिंस, हर्षल पटेल, ऊपर से आपको ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, रेड्डी, क्लासन, मतलब एक अच्छा पावर पैक दिख रहा है क्या? ईशान किशन, नाम नहीं भूलना इस बार मुझे किसी का। तो क्या ये सब मिल करके ऐसा हो सकता है कि ये टीम पिछली बार जो फाइनल तक जाकर के रुक गई थी वो इस बार फाइनल भी जीत सकती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सनराइज हैदराबाद? आप आउट ऑफ 10 इस टीम को कितने मार्क्स दोगे बेस्ड ऑन देयर ऑक्शन एंड बेस्ड ऑन द प्लेइंग 11 दैट आई शोड यू? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम अप विद सम अदर प्लेइंग 11 वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।